आज मंच पर हमारे साथ बैठे प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर ए.पी. सिंह जी और लेखक सौरभ सिंह जी, सभी उनके परिवार के सदस्य और सभी अतिथिगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ बोलने में फेरबदल हो गया है। कारण ये था कि कुछ लोग आकर बैठे हुए, ये जिस प्रोफेशन में अब हम घूम रहे हैं तो उसमें ये अमूमन होता है, लोग बाग आके बैठ जाते हैं, फिर आपको मिलना भी पड़ता है क्योंकि आप सोचते हैं उनको ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये सबसे पहले तो मैं सौरभ को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इस पुस्तक के लिए। अच्छी पुस्तक है और उन चीज़ों के बारे में है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। और उन्होंने भी यही कहा, ये पुस्तक वो है जो कि जिसके अंदर आपकी नींव की जो चीज़ें हैं वो हैं, और नींव के ऊपर आपने मकान बनाना है, आपने किला बनाना है, अपना महल बनाना है, वो आपका काम है। तो मैं इस पुस्तक के लिए उनको साधुवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया पुस्तक है और ख़ासकर खासियत इसकी ये है कि इसकी स्टाइल कन्वर्सेशनल। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको कई और पुस्तकें आती हैं, वो रेडीमेड रेसिपीज़ होती हैं, हाउ टू सक्सीड, जल्दी पैसा कमाइए, ऐसी कई किताबें आती हैं बाजार में। वो नहीं है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, कन्वर्सेशनल है, आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। और मैं ये कहूँगा कि टू स्टार्ट से लेकर पहले चैप्टर से और ड्रीम स्टार्टअप तक हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से इसमें रखा गया। किसी भी काम के लिए, और थोड़ा अपने फौज का इसमें मैं तड़का डाल रहा हूं, किसी भी चीज को काम करने के लिए कुछ चीजों को एक सही रूप के अंदर उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका एक एप्रिसिएशन करना पड़ता है। और वो क्या है? पहले तो हमारा ध्येय क्लियर होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं उस बिजनेस के बारे में। जब आपके मन के अंदर वो लक्ष्य अगर क्लियर है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उसके ऊपर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, किन किन चीज़ों से उसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। और जब तक आप इन चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे एक युक्ति संगत तरीके से, तब तक आपको खुद क्लैरिटी नहीं आएगी कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। और कई उसके बाद चीज़ें इस पर फ़र्क डालती हैं, आपके पास समय कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आप को मदद कहाँ से मिल सकती है, क्या हैं ज़रिए मदद के जो आपको आपके काम के अंदर मदद दे सकते हैं। आपने जो आइडिया है, क्या आपने उस पर रिसर्च की है, या आपने कहा जी कल मैं एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जो एकदम से यहाँ से टेक ऑफ करके कहीं और चली जाएगी। आपने, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक इस पुस्तक का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और उसको पूरा करने के लिए आपको लक्ष्मी जी की आवश्यकता पड़ती है। वो कहाँ से आएंगी? सिर्फ पूजा करने से तो नहीं आएंगी। आपको बैंक जाना है, आपको कुछ क्या करना है, आप किस तरीके से उसको करना चाहते हैं, क्या जिस दिन आपका बैंक का मीटर चालू हो जाएगा तो आप उसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जब तक नहीं सोची जाएंगी तब तक काम आगे नहीं बढ़ता है। और मेरा मानना है कि ज़्यादातर स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं कि इसमें से कुछ चीज़ें जल्दबाजी में की जाती हैं। आज स्टार्टअप खोलना है, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिससे ये हो जाएगा,
एक महादेव ऐप भी स्टार्टअप था, बहुत सफल हुआ। रामकृपाल जी, बहुत सफल हुआ वो तो उन्होंने पूरा सोचा, उन्होंने आदमी की नीयत को समझा और उसकी प्रवृत्ति को समझा और वो चीज़ को रखा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर हम इनके बारे में करना चाहते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने शायद सौरभ को भी जिस दिन वो आए थे मेरे पास मैंने बताया था। एक पीछे मेरे पास एक यंग एंटरप्रेनर आए, राहुल सिंह उनका नाम है। मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक छोटी सी जगह पढ़े, साधारण स्कूल के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार, आईआईटी में चले गए। वहाँ से आईआईटी ख़त्म करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं मैनेजमेंट कर लेता हूँ। मैनेजमेंट कर लिया और उसके बाद प्लेसमेंट जो उनकी हुई उसमें वो यूएसए चले गए और वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए। अब आप देखिए कहाँ से आदमी कहाँ पर पहुँच रहा है। और 6 साल के अंदर उन्होंने 10 टॉप बैंकों के समूह के वो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। 5 साल के अंदर बोर हो गए। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपनी संस्कृति में वापस लौटना है, मुझे यहाँ पर अपने बच्चों को बड़ा नहीं करना है। भारत में आ गए। आने से पहले उन्होंने कहा कि अगर मैं भारत में जा रहा हूँ तो कुछ तो मेरे पीछे नीचे कुछ होना चाहिए जिससे कि मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूं। तो उन्होंने सस्टेनेबल गुड्स की इंडस्ट्री को चुना। आज बढ़ रही है और 1 साल जो वहाँ पर रहे सस्टेनेबल गुड्स की इंडस्ट्री के अंदर, अपने साथियों के साथ मिलकर 4000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। दिमाग बिल्कुल उनका एक दिशा में चल रहा था। भारत में आ गए, यहाँ पर अपनी एक अलग ब्रांच खोली और एग्रीकल्चरल वेस्ट से सस्टेनेबल चीज़ें बनाते हैं। एक उनकी इच्छा थी कि जो पाम लीफ के जो हमारे वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको कैसे संगठित किया जाए। चीन इसमें सबसे आगे है, उसके अंदर जुटे। आज वो संगठित कर कर चीन के मुकाबले में आ गए। अब वो एग्रीकल्चरल वेस्ट से आपके लिए अवन प्रूफ, माइक्रोवेव प्रूफ, आपके प्लेट में से खाना ना गिरे ऐसी प्लेट बनाते हैं जिसको आप खाने के बाद ज़मीन में दबा दीजिए, खाद भी बन जाती है। आइडिया की बात है। अब उनका आइडिया चल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसमें चला जाऊं। तो ये जो भी विश्लेषण करता है, जो भी सोचता है अपने प्रोडक्ट के बारे में और काम करने के बारे में, उसको सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ के ऊपर लोग अगर सफल हो रहे हैं तो शायद वहाँ पे जगह नहीं है, मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, तभी जाकर मैं सफल हो सकता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए एक विश्लेषणात्मक और एक क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। आमतौर पर हम जब ऐसी कन्वर्सेशनल स्टाइल की जो किताब आती बड़ी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। पढ़ ली मैंने, आज से मैं इन चीज़ों के अंदर दक्ष हो गया। इसके अंदर जब तक हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे हर आइडिया का, हर चीज़ जो कही है उसके बारे में, तब तक मानकर चलिए ये पुस्तक आपने पढ़ी नहीं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाकर इसका सार हम समझेंगे, और जब तक सार नहीं समझेंगे तब तक इसका फायदा हमको नहीं होगा। आज भारत अप्रत्याशित रूप से बदल रहा है, और खासकर युवा वर्ग के लिए। और अप्रत्याशित मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप आंकड़े उठाकर देखें, अब तक पिछले 10 साल में जितना एफडीआई भारत के अंदर आया है और हर साल नया रिकॉर्ड बनता है, उतना पहले कभी नहीं आया।
मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि दूसरे देश हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। आज आपके पास 162 देशों से निवेश आता है, 61 सेक्टर्स के अंदर ये निवेश आता है और 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये निवेश लगता है। इसका मतलब ये है कि हमारे युवाओं के लिए बहुत मौके हैं काम करने के लिए। लेकिन जब तक उस किताब को क्रिटिकली नहीं पढ़ेंगे तब तक मौका नहीं है। मौके हैं, लेकिन उसमें समझना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। इसी प्रकार से और इस निवेश की एक और खासियत यह है कि 93% ओपन रूट से आता है। कोई स्पेशल वो नहीं है। जो हमारे रूल हैं। उसके बाद भी लोग बाग अगर आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब आपके यहाँ जगह है लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। एक स्टार्टअप्स की बात की गई थी। जब स्टार्टअप्स शुरू हुए थे, प्रोग्राम शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को। उस समय हमारे पास 462 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे। आज विश्व में यूनिकॉर्न्स के मामले में करोड़ों की बिजनेस करने वाले, उसमें आप तीसरे नंबर पर हैं। आपके पास स्टार्टअप्स की अगर संख्या है उसमें आप दूसरे नंबर पर हैं। और हर रोज़ खुलने वाले, जिसमें फेल होने वाले भी हैं, हर रोज़ खुलने वाले स्टार्टअप्स में आप सबसे आगे। अब ये जो सबसे बड़ी संख्या है, इसके अंदर इस पुस्तक का महत्व कि उसको कैसे हमने इस्तेमाल करना। अगर हम डिजिटाइजेशन लेते हैं, आज आपका तकरीबन 42% 45% रियल टाइम ट्रांजैक्शन डिजिटल है पूरी दुनिया का, भारत में। और सबसे ज़्यादा नेट का यूज़ भारत में होता है। और खासियत क्या है? आंकड़ा है कि 3 लोग रोज़ाना नेट ज्वाइन करते हैं, जिसमें से 2 ग्रामवासी। यानी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता कि हम जा कहाँ रहे हैं, और अगर हम कहीं जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है हमारे लिए, कितने हमें चीज़ें मिल सकती हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। और एक और खासियत भारत की मैं बताता हूँ आपको, जो कि आज का आंकड़ा है। तकरीबन 1000 लोग पूरे देश में गांव से शहर जाते हैं रहने के लिए। आने वाले दिनों में इनके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इनके लिए आपको घर चाहिए, इनके लिए आपको पानी चाहिए, इनके लिए आपको बिजली चाहिए, इनके लिए आपको स्कूल चाहिए। जगह है बहुत काम करने के लिए, अगर कोई करना चाहे तो। ये इस बदलते हुए भारत के अंदर युवाओं के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का पूरा ग्राउंड तैयार है। अब उन्होंने उसके अंदर क्या करना है वो उन्होंने देखना है। सौरभ ने एक लीडरशिप के बारे में बात कही थी। फौज के अंदर हम कहते हैं लीडरशिप इज एन आर्ट और अ साइंस बाय विच you make people implement your ideas willingly। अगर आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं willingly, वो आपकी लीडरशिप, और तभी जाकर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मैं उन्हें, सौरभ का और पूरे इनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और आखिर में रामधारी सिंह दिनकर की मेरे थोड़े प्रिय कवि हैं, तो इसलिए उनकी 4 लाइन कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। और वो 4 लाइन बहुत सिंपल है नहीं विघ्न कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में। थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव बिखर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये ताकत है। उस ताकत के अंदर इस पुस्तक को जोड़ दीजिए, आप हमेशा सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मानव जब जोर लगाता है तो